फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10 एसएसटी चैप्टर नंबर 5 लोकतंत्र को स्टार्ट करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अभी कर दीजिए लाइक बिल्कुल, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सब्सक्राइब कर दिया तो बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। यदि आप बेल आइकन को नहीं दबाते, जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आप बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डालूंगा एसएसटी के, तो वो भी आपको मिल सके। ठीक है ना। तो देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है लोकतंत्र। एसएसटी का 5th चैप्टर है और पॉलिटिकल पार्टीशन का सबसे पहला चैप्टर है। यदि हमें राजनीतिक विज्ञान को समझना है, राजनीतिक को समझना है, हमारी जो क्लास 10 की है, तो हमें सबसे पहले लोकतंत्र का अर्थ समझना पड़ेगा, लोकतंत्र को समझना पड़ेगा। तो देखिए, लोकतंत्र को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी विषय वस्तु दिखा देता हूँ। क्या दिखाऊंगा? विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या होती है कि जो भी चैप्टर है हमारा, जैसे लोकतंत्र है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे, लोकतंत्र का अर्थ, कुछ भी जितने भी बिंदु होते हैं ना, उनको हम विषय वस्तु के अंदर डाल देते हैं। तो देखिए, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोकतंत्र का अर्थ एवं विभिन्न प्रकार। लोकतंत्र के अर्थ पढ़ेंगे और उनके विभिन्न प्रकार पढ़ेंगे। दूसरा है लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। तीसरा, लोकतंत्र शासन के प्रकार। चौथा, लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। और पांचवा, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां। यानी कि जो लोकतंत्र चैप्टर है, जो अध्याय है, वे 5 बिंदुओं से मिलकर बना है, जो कि आपके सामने है। पहला, लोकतंत्र का अर्थ एवं विभिन्न प्रकार। लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां। 5 बिंदुओं से मिलकर बना है। तो सबसे पहला बिंदु है लोकतंत्र का अर्थ एवं विभिन्न प्रकार, जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले बिंदु से स्टार्ट करते हैं, लोकतंत्र का अर्थ एवं विभिन्न प्रकार। तो यहां पर आपको 2 बातें दिख रही होंगी। 2 बातें दिख रही है। लोकतंत्र का अर्थ, पहले तो है लोकतंत्र का अर्थ और दूसरा है लोकतंत्र के प्रकार, है ना। तो आज के इस वीडियो में, मतलब अभी से ही, हम सबसे पहला बिंदु लोकतंत्र का अर्थ को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र का अर्थ, तो समझिए लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। तो ये तो इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हो गया एक तरीके का। मतलब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, डेमोक्रेसी जो वर्ड है, डेमोक्रेसी जो वर्ड है, वो इसका जो मतलब है वो क्या होता है? लोकतंत्र। यदि हम डेमोक्रेसी का मतलब देखें तो समग्र रूप से 3 मतलब होते हैं इसके। पहला होता है लोकतंत्र, दूसरा होता है जनतंत्र और तीसरा होता है प्रजातंत्र। लेकिन हम तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी वर्ड है, मूल रूप से जो मूल शब्द है वो क्या है? डेमोक्रेसी। ठीक है ना। मूल शब्द तो हमारा डेमोक्रेसी है, उनके अर्थ है लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र। हमें समझना है कि जो डेमोक्रेसी शब्द है ये कहाँ से लिया गया है और कहाँ से बनाया गया है। तो ये लिया तो गया है अंग्रेजी वर्णमाला में से और बनाया गया है ये लैटिन से। लैटिन, ये ग्रीक हम कह सकते हैं। ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से। पहला है डेमोस और दूसरा है क्रेटिया। पहला है डेमोस और दूसरा है क्रेटिया। तो डेमोस का अर्थ क्या होता है वो देखते हैं। डेमोस का अर्थ होता है जनता। क्या होता है? जनता। और क्रेटिया का अर्थ क्या होता है? शक्ति। डेमोस का अर्थ जनता, क्रेटिया का मतलब शक्ति। जब हम इन दोनों वर्ड्स को मिला देते हैं, तो अनुवाद हम यदि करें तो क्या मिलता है हमारे को? जनता की शक्ति। क्या मिलता है? जनता की शक्ति। ये तो हुआ डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ, यानी डेमोक्रेसी का जो शब्दों से मिलकर जो अर्थ मिलता है ना, जो शब्दों को मिलाकर जो अर्थ बनता है, वो तो क्या मिला अपन को? जनता की शक्ति। अभी जो जनता की शक्ति है, इससे क्या मतलब है? क्या है इसका मतलब?
जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र, वो कौन है? लोकतंत्र। अभी हम किसकी बात करें? सबसे पहले देखिए लोकतंत्र का अर्थ समझ रहे हैं। लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के हिंदी शब्द क्या है? लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र। अगर डेमोक्रेसी शब्द को हम तोड़ें तो ये दो भागों में टूटता है, पहला डेमोक्रेसी और दूसरा है क्रेटिया। डेमोस का अर्थ होता है जनता, क्रेटिया का अर्थ होता है शक्ति, दोनों को मिलाते हैं तो जनता की शक्ति बनता है। और जनता की शक्ति मतलब जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र, और वो शासन तंत्र कौन सा है? लोकतंत्र। ठीक है ना। अभी जो वर्ड है जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र, इसे हम अभी समझते हैं। देखिए जो ये वर्ड है जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र, ये भी इसके अंदर भी कुछ अर्थ निहित है, इसके अंदर भी कुछ अर्थ निहित हैं जो हम लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी लोकतंत्र को बतलाते हैं। देखिए जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र में सबसे पहला जो मतलब है, यह निर्णय लेने की एक विधि है। यह एक निर्णय लेने की विधि है। शासन तंत्र यानी लोकतंत्र, लोकतंत्र निर्णय लेने की एक विधि है। दूसरा है यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह है, यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह है। और तीसरी जो बात आती है यह है आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। आदर्शात्मक यानी जो विश्वसनीय है, जो हर जगह लागू होते हैं। ठीक है ना, उनका एक समूह है, उनका एक ग्रुप है। ठीक है ना। ये तो हुई जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र की तीन बातें। तीन बातों से ये बनता है जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र यानी लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ ये तीन है। अब आगे हम चलें तो बात आती है कि आधुनिक काल में लोकतंत्र को केवल शासन का एक रूप ही माना जाता है। आधुनिक काल में यानी आज के समय में लोकतंत्र को केवल शासन का एक रूप ही माना जाता है। बर्नस के अनुसार, बर्नस एक दार्शनिक हैं, बर्नस के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं। लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं और इसके साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा है। अनेक अर्थ तो हैं ही, और भावनात्मक यानी हमारी जो भावनाएं हैं जैसे क्रोध, खुशी, रोना और ये सब जितनी भी भावनाएं होती हैं ना, उनसे भी जुड़ा हुआ है, ये उनके भी अर्थ रखता है। तो लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसके विभिन्न रूपों से जुड़ी अवधारणाओं से परिचित हों। यदि हमें लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ को समझना है, यदि हमें लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ को समझना है तो हमें लोकतंत्र के जो विभिन्न रूप हैं, जो हमारा सेकंड पॉइंट है, उसको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। तभी हम लोकतंत्र के अर्थ को अच्छी और भली भांति रूप से समझ पाएंगे। ठीक है। तो अगला पॉइंट है हमारा क्या है? लोकतंत्र के प्रकार। क्या है अगला पॉइंट? लोकतंत्र के प्रकार। तो लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है मुख्यतः। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। एक एक करके मैं आपको उनके नाम बताता हूं। पहला है राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा है सामाजिक लोकतंत्र, तीसरा है आर्थिक लोकतंत्र और चौथा है नैतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। लोकतंत्र के प्रकार कितने हैं? 4 हैं। अभी याद कर लीजिए, डबल बार कह रहा हूं क्योंकि अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं, याद हो जाना चाहिए अभी। राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। लोकतंत्र के प्रकार। ठीक है। सबसे पहले स्टेप से स्टार्ट करेंगे राजनीतिक लोकतंत्र से। पहले स्टेप से स्टार्ट करेंगे राजनीतिक लोकतंत्र से। तो चलिए शुरू करते हैं राजनीतिक लोकतंत्र को समझना। तो देखिए राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र में सबसे पहला बिंदु आता है, राजनीतिक लोकतंत्र को अतीत में व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था, किंतु आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। अतीत में तो राजनीतिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता था, यानी प्राचीन काल में तो व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था, और आधुनिक युग यानी आज के युग में इसको क्या कहा जाता है? उदारवादी लोकतंत्र। यहाँ 2 वर्ड्स आ रहे हैं। पहला आ रहा है व्यक्तिवादी लोकतंत्र और दूसरा आ रहा है उदारवादी लोकतंत्र। व्यक्तिवादी लोकतंत्र कब बोला जाता था? अतीत में। और उदारवादी लोकतंत्र कब बोला जाता है? आधुनिक में। तो हम व्यक्तिवादी लोकतंत्र को समझते हैं और उदारवादी लोकतंत्र में अंतर समझते हैं क्या है इसकी परिभाषाओं के आधार पर। तो देखिए व्यक्तिवादी लोकतंत्र ऐसा लोकतंत्र जो व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत आत्मनिर्भर पर बल देता है और उसका समर्थन करता है। ऐसा लोकतंत्र क्या कहलाता है? व्यक्तिवादी लोकतंत्र। यदि इसको मैं साधारण शब्दों में कहूं तो
ऐसा लोकतंत्र जो स्वार्थ के समर्थ की अथवा विशिष्ट समझे जाने वाले व्यक्तियों की महत्ता स्वीकार करने की प्रवृत्ति रखता है। जो विशिष्ट हैं, जो अलग हैं, ऐसे लोगों को जानने वाले व्यक्तियों की महत्ता प्रदर्शित करता है। यानी जो विशिष्ट लोग हैं ना, उन्हीं को ही महत्ता प्रदान करता है, ठीक है, उन्हीं को ही अहम समझता है। और इसकी दूसरी तरफ क्या आता है? उदारवादी लोकतंत्र। तो उदारवादी लोकतंत्र क्या है? ऐसा लोकतंत्र जिसमें बुद्धिमान व्यक्ति सामाजिक संगठनों का निर्माण करता है। ऐसा लोकतंत्र जिसमें बुद्धिमान व्यक्ति सामाजिक संगठनों का निर्माण करता है। वैसे तो उदारवादी जो शब्द है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं लिबरलिज्म। इसका अर्थ बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ शब्दों में बांध के रख दिया है जिससे कि आप कुछ याद कर सकें। वैसे तो उदारवादी जो लोकतंत्र है वो रिप्रेजेंटेड है व्यक्तिवादी लोकतंत्र का, क्योंकि व्यक्तिवादी लोकतंत्र को आप यदि समझें, इसकी परिभाषा को समझें, सेकंड बिंदु में ध्यान दीजिए, विशिष्ट समझे जाने व्यक्ति। तो विशिष्ट, और यहाँ पर समझिए दूसरे उदारवादी लोकतंत्र में आ रहा है बुद्धिमान व्यक्ति। देखिए, हर एक इंसान तो बुद्धिमान नहीं हो सकता, तो इसको किसकी कैटेगरी में रख सकते हैं हम? विशिष्ट की। तो पूरा अर्थ तो क्या निकल रहा है? व्यक्तिवादी लोकतंत्र से ही निकल रहा है कि व्यक्तिवादी लोकतंत्र विशिष्ट समझे जाने वाले व्यक्तियों की महत्ता देता है, और जो उदारवादी लोकतंत्र है वो किसको देता है? बुद्धिमानी व्यक्ति। मतलब बातें तो दोनों एक ही हैं, फिर भी जो मतलब है वो दोनों में भिन्न है। तो वो भिन्न मतलब क्या है? यदि व्यक्तिवादी लोकतंत्र आपसे पूछ लिया जाए तो उसके अर्थ ये हैं, उदारवादी लोकतंत्र पूछ लिया जाए तो उनके अर्थ ये हैं। अब चलते हैं अपन दूसरे बिंदु पर। तो दूसरा बिंदु है, कहता है कि आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति पश्चिम देशों में हुई है। आधुनिक युग में यानी आजकल के युग में राजनीतिक लोकतंत्र की जो उत्पत्ति है, यानी जहाँ से ये उत्पन्न हुआ है, यानी जनरी हुआ है, वहाँ से कहाँ से हुआ है? पश्चिमी देशों से, यानी वेस्टर्न कंट्रीज से, है ना। अतः इसे कभी कभी पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है पश्चिमी देशों से, तो इसकी जो नाम है वो पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है कभी कभी। लेकिन मार्क्सवादियों ने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया है। मार्क्सवादी लोगों ने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया है। इतना समझ में आया। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट है कि उदारवादी विचारकों ने समस्त राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूपों का उल्लेख किया है। यानी कि यहाँ पर राजनीतिक लोकतंत्र को दो रूपों में बांटा गया है। राजनीतिक लोकतंत्र को दो रूपों में बांटा गया है। पहला रूप है राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, और दूसरा है शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। हम समझेंगे कि इन दोनों का मतलब क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का क्या अर्थ है। तो समझिए, राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक राज्य से है, यानी डेमोक्रेटिक स्टेट से है। लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार, लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा यानी कंसेप्ट के अनुसार प्रभुसत्ता का निवास, यानी पावर यानी सत्ता, प्रभुसत्ता यानी पावर, आप समझे, शक्ति का निवास जनता में होता है। जो समस्त शक्ति है उसका निवास कहाँ होता है? जनता में होता है। और इसलिए जनता को सरकार के निर्माण, उसके नियंत्रण तथा उसको पदच्युत करने की पूर्ण व अंतिम शक्ति भी प्राप्त होती है। पदच्युत यानी पद से हटाना। समझ में आया? राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र क्या है, लोकतांत्रिक राज्य क्या है, समझ में आया। अब दूसरा समझते हैं शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, ये क्या कहता है। तो शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक शासन से है। क्या है? लोकतांत्रिक शासन यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। शासन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, और हिंदी इसकी ले तो सरकार। शासन मतलब होता है सरकार। वास्तव में लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष, सैद्धांतिक यानी सिद्धांत के संबंध में पक्ष का ही विकसित एवं व्यवहारिक रूप है। समझिए, जो शासन के एक प्रकार के रूप में जो लोकतंत्र है, ये विकसित और व्यवहारिक, यानी इसका थोड़ा मॉड्यूल, यानी इसका थोड़ा एवोल्यूशन, यानी मैं कहूँ तो इसका थोड़ा सा विस्तृत रूप, यदि मैं कहूँ संशोधित रूप बात करें तो वो क्या है? लोकतांत्रिक शासन। क्या है वो? लोकतांत्रिक शासन। तो शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक शासन से है। वास्तव में लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के सैद्धांतिक का अर्थ होता है सिद्धांत।
सिद्धांत है ना, जब हम इसको तोड़ते हैं ना तो सिद्धांत के संबंध में होता है। तो सिद्धांत पक्ष का ही विकसित एवं व्यवहारिक रूप है किसका? लोकतांत्रिक राज्य का। यह उल्लेखनीय है कि राजनीतिक लोकतंत्र से संबंधित ये दोनों अवधारणाएं यानी ये दोनों कंसेप्ट्स कानूनी प्रभुसत्ता पर राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती हैं। यानी कानूनी प्रभुसत्ता यानी रूल लॉज जो होते हैं ना, उनकी जो पावर्स होती है उन पर राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। यानी पॉलिटिकल जो पावर होती है ना उसको, यानी पॉलिटिकल पावर को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। संक्षिप्त में यदि छोटे उसमें कहूँ तो ये दोनों मानती हैं कि राजनीतिक प्रभुसत्ता द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। राजनीतिक यानी पॉलिटिकल पावर द्वारा लॉ पावर पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। ये हैं दोनों मतलब, ठीक है ना, समझ में आया। अब चलते हैं आगे। तो आगे राजनीतिक लोकतंत्र में आता है, राजनीतिक लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के दो उपभेद हैं। राजनीतिक लोकतंत्र हमने देखा दो प्रकार के, लोकतांत्रिक राज्य और लोकतांत्रिक शासन। अब उसमें भी क्या बोल रहा है कि लोकतांत्रिक जो शासन है उसके भी दो प्रकार है। कौन कौन से? पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि यह उल्लेखनीय है कि आधुनिक यानी आजकल के युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के भी मुख्यतः दो रूप प्रचलित हैं। यानी कि हमने देखा राजनीतिक लोकतंत्र था, राजनीतिक लोकतंत्र के दो प्रकार थे, पहला लोकतांत्रिक राज्य और दूसरा लोकतांत्रिक शासन। उसमें भी लोकतांत्रिक शासन के दो प्रकार थे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। उसमें भी क्या बोल रहा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, पहला संसदीय लोकतंत्र और दूसरा आदेशात्मक लोकतंत्र। आगे बढ़े तो आगे देखते हैं कि लोकतांत्रिक राज्य एवं लोकतांत्रिक शासन अर्थात संपूर्ण राजनीतिक लोकतंत्र की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं। उनको पढ़ने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये पूरा चार्ट जो अभी हमने देखा जो राजनीतिक लोकतंत्र से है, हमने देखा राजनीतिक लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, पहला लोकतांत्रिक राज्य और दूसरा लोकतांत्रिक शासन। इसमें भी हमने देखा कि लोकतांत्रिक जो शासन है उसके भी दो प्रकार हैं, वो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। फिर हमने बात करी जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसके भी दो प्रकार हैं, पहला है संसदीय लोकतंत्र और दूसरा है आदेशात्मक लोकतंत्र। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। पूरा चार्ट बना दिया है, कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो बात हुई यहाँ पर। अब देखिए कि लोकतांत्रिक राज्य एवं लोकतांत्रिक शासन अर्थात संपूर्ण राजनीतिक लोकतंत्र की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं, मतलब कुछ मान्यताएं हैं वो पढ़ते हैं। तो पहली मान्यता हम समझते हैं क्या है कि राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है, यानी सबका हित हो ऐसे संविधानवाद में विश्वास करता है। दूसरा है ये प्रभुसत्ता का निवास जनता में मानता है, मतलब पूरी जो शक्ति है उसका निवास किस में मानता है, जनता में मानता है। तीसरा है राजनीतिक लोकतंत्र का संवैधानिक पक्ष यानी सिद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य है और इसका व्यवहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन है। राजनीतिक लोकतंत्र का तो सिद्धांतिक पक्ष है वो क्या है, लोकतांत्रिक राज्य, यानी सिद्धांत के अनुसार यदि चलें जितने भी सिद्धांत बनेंगे वो किसके आधार पर बनेंगे, लोकतांत्रिक राज्य। और इसका जो व्यवहारिक पक्ष है यानी जो व्यवहार में हम काम कर रहे हैं वो कार्य किसके आधार पे होगा, लोकतांत्रिक शासन के व्यवहार पर। ठीक है ना, दोनों बातें एक ही हैं लेकिन नोट करने के लिए, याद करने के लिए ये अच्छा एक बिंदु है। चौथा है कि जनता शासन यानी सरकार को नियुक्ति करती है, जनता सरकार को नियुक्त करती है, उस पर नियंत्रण करती है तथा उसे हटा भी सकती है। जो भी हमने पढ़ा ना राजनीतिक लोकतंत्र में वो इन 5-6 बिंदुओं से स्पष्ट हो जाएगा आपको। यदि आपने ये याद कर लिया तो आपको जो पीछे वाली बातें हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं है। पांचवा और अंतिम बिंदु है राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं होता राजनीतिक लोकतंत्र, अपितु लोकतांत्रिक साध्यों एवं मूल्यों की प्राप्ति का साधन होता है। यानी लोकतांत्रिक जो साधन यानी जनता चाहे तो इन्हें बना भी सकती है और इन्हें बिगाड़ भी सकती है, ये कहना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे के जो प्रकार हैं लोकतंत्र के वो अगली वीडियो में देखेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को